पहला पेज पढ़ लिया, काफी कुछ याद था। दूसरे तक आते आते थोड़ा बहुत याद था। अब तीसरे की बात ही मत करना, कुछ भी याद नहीं है। आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना कि जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ पेजेस के बाद तो हम भूल ही जाते हैं कि था क्या। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके समझने की स्किल्स में कमी है। अगर हाँ, तो हो सकता है कि शायद आप ढंग से चीजों को पढ़ ही ना रहे हों। तो ये समरी आपको समझाएगी कि रीडिंग का मतलब पन्ने पर लिखे शब्दों को सिर्फ पढ़ लेने से कहीं ज्यादा है। साथ ही आप देखेंगे कि किस तरीके से आप किसी बुक से ज्यादा सीख सकते हैं। कि ये जो कंप्लेन है ना हर बार अपने आप से, आज हम इसे दूर कर देते हैं। सिर्फ 30 मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर और देखिए मैजिक। एक्चुअली मैजिक ना आप ही के पास है, सच में वही हम जानेंगे। इस समरी का नाम है हाउ टू रीड अ बुक, द क्लासिक गाइड टू इंटेलिजेंट रीडिंग, जिसे लिखा है मॉर्टिमर जे एडलर ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो बड़े ही दुख की बात है कि पढ़ना यानी रीडिंग एक ऐसी स्किल है जिसे आजकल लोग बहुत ही कम इम्पोर्टेंस देते हैं। इसे एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाता है जिसे आपको स्कूल या काम पर करने के लिए मजबूर किया जाता है। रीडिंग एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है जिसे ज्यादा अटेंशन और तारीफ मिलनी चाहिए। रीडिंग का मतलब सिर्फ एक जगह पर लिखी हुई चीजों को पढ़ना ही नहीं होता। रीडिंग में इतनी काबिलियत है कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर आप बुक्स को अच्छे से ना पढ़े तो आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। अगर आप एक बेहतर रीडर बनना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। इसका गोल है कि इसके जरिए ऑथर आपको ये सिखा सके कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। इस बुक के ऑथर मॉर्टिमर जे एडलर ने लोगों की रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाने यानी अपग्रेड करने के लिए ये बुक लिखी थी। क्योंकि असलियत तो यही है कि ज्यादातर लोग बेसिक रीडिंग लेवल के आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये लोग एक ऐसे रीडिंग लेवल पर रहते हैं जो कि 6th क्लास के बच्चों के लिए सेट किया गया होता है। वो पढ़ तो सकते हैं लेकिन उनके अंदर सुधार का बहुत ज्यादा स्कोप है। पर दिक्कत ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि सुधार कैसे करना है। इस समरी में आप रीडिंग के 4 लेवल्स के बारे में सीखेंगे और इन्हीं को प्रैक्टिस करके आप एक बेहतर रीडर बन पाएंगे। आप ये भी सीखेंगे कि एक डिमांडिंग रीडर कैसे बनते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस चीज को सुधारने का कि आप एक बुक में से ज्यादा चीजें सीखें। भले ही आप फिक्शन पढ़ रहे हो या नॉन फिक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही इससे फर्क पड़ता है कि आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं या फिर सीखने के लिए। एडलर का मानना है कि हर किताब को अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए और यही आप इस समरी के द्वारा सीखेंगे। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द एक्टिविटी एंड आर्ट ऑफ रीडिंग की। रीडिंग की कला दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब रीडिंग को लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो रेडियो, टीवी, इंटरनेट पर चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन शायद दुनिया को समझने के लिए मॉडर्न मीडिया का इस्तेमाल करना सही तरीका नहीं है। किसी भी चीज को जानना किसी चीज को समझने से काफी ज्यादा अलग होता है। आपके लिए किसी चीज के बारे में जानना बहुत आसान है। शायद आप दुनिया के बारे में काफी चीजें जानते भी होंगे, लेकिन जानने का मतलब है पढ़ी या सुनी हुई इंफॉर्मेशन को याद करना। लेकिन कभी कभार बहुत ज्यादा नॉलेज भी हानिकारक हो सकती है। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज को अच्छे तरीके से समझ ना पाए। और यहाँ काम आता है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग के लिए एफर्ट की जरूरत होती है। इसमें आपका दिमाग उस एक्टिविटी में लगा रहना चाहिए। ये आम रीडिंग की तरह नहीं है जहां पर आप सिर्फ एक मैसेज को अपने दिमाग में घुसा रहे हैं, बल्कि ये तो एक बॉल पकड़ने जैसा है। जैसे आप बेसबॉल की गेम इमेजिन करें। राइटर एक पिचर है, यानी उस आदमी की तरह है जो बॉल को फेंकता है। वो रीडर को मैसेज भेज रहा होता है और कम्युनिकेशन की प्रोसेस को भी शुरू करता है। कैचर वो इंसान है जो बॉल को पकड़ता है। वो वहां सिर्फ खड़ा नहीं होता, बल्कि उसे बॉल को पकड़ने के लिए देखना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और एक रीडर के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। भेजे गए मैसेज को समझने के लिए रीडर को मेहनत करनी चाहिए। आखिरकार आपका असली मकसद ऑथर द्वारा बताई गई चीजों को सही तरीके से समझना है। ऑथर जो आपको बताना चाहता है कि आप ही की भलाई के लिए है और यही एक रीडर होने का बड़ा फायदा है। आपको इस चीज को समझना होगा कि रीडिंग सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ज्यादा से ज्यादा जानकारियां प्राप्त करना लर्निंग का ही एक हिस्सा है। एक ऐसी चीज को समझना जो आप पहले नहीं समझ पाते थे, ये भी लर्निंग ही कहलाती है।
लेकिन लर्निंग भी ना दो तरह की होती है। इसे इन्फॉर्म होना और एनलाइटेंड होना कहते हैं। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो या तो आपको कोई जानकारी मिलती है, यानी आप इन्फॉर्म्ड होते हैं, या आपको किसी चीज के बारे में कुछ गहराई से समझ में आने लगता है, तो इसे एनलाइटेंड होना कहते हैं। ये जानने और समझने के फर्क जैसा ही है। किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म्ड होने का मतलब होता है उस चीज के बारे में जानना, जैसे कि आपको कोई बताए कि आज बाहर धूप खिली है। वहीं दूसरी तरफ एनलाइटेंड होना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि कोई चीज क्यों हो रही है। आप जान पाते हैं कि किस तरह एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि आप सीख सकते हैं कि धूप क्यों खिलती है। इसे समझने के लिए आप जियोलॉजी और केमिस्ट्री जैसी चीजों को समझने लगेंगे। आप अलग अलग तरह के कपड़ों को कंपेयर कर सकते हैं। एनलाइटेंड होना इन्फॉर्म्ड होने का हायर लेवल है। जब आप कहते हैं कि आप कुछ पढ़कर के एनलाइटेंड महसूस कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप ऑथर की लिखी हुई चीज को सिर्फ जान ही नहीं रहे, बल्कि आप अच्छे से समझ भी पा रहे हैं कि ऑथर कब और क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ज्यादा किताबें पढ़ लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उससे कुछ सीखा या समझा है। यही फर्क होता है वेल रेड पीपल यानी अच्छे से पढ़ने वाले लोगों और वाइडली रेड पीपल यानी ज्यादा किताबें पढ़ने वाले लोगों में। आपका मकसद होना चाहिए एक वेल रेड इंसान बनना। अगर आप जानते हैं कि आप कैसे सीखते हैं, तो ऐसा कर पाना मुश्किल काम नहीं है। लर्निंग दो तरह की होती है, एक होती है इंस्ट्रक्शन और दूसरी होती है डिस्कवरी। शायद आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में दोनों को ही एक्सपीरियंस किया होगा। इंस्ट्रक्शन उसे कहते हैं जब हम किसी और इंसान से कुछ सीखते हैं, जैसे कि जब आप क्लास में बैठ कर के अपनी टीचर को सुन रहे होते हैं, तो आप अपनी टीचर के द्वारा बोली और लिखी गई चीजों को सीखते हैं। लेकिन चीजें समझने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। आप डिस्कवरी से भी चीजें सीख सकते हैं। डिस्कवरी वो होती है जब आप किसी चीज के बारे में रिसर्च करके या फिर किसी चीज के बारे में सोचकर खुद उसे सीखते हैं। इसमें सीखने के लिए किसी और इंसान की मदद या गाइडेंस नहीं ली जाती है। इसके बाद अब आगे बात करते हैं द लेवल्स ऑफ रीडिंग, यानी कि एक रीडर होने के नाते आपका गोल ये डिसाइड करना है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर आपका मकसद फिजिक्स को समझना है, तो आप एक फिजिक्स की किताब पढ़ेंगे, और अगर आप सिर्फ फन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई नॉवेल उठा लेंगे। उसी तरह आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं वो आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में ये डिपेंड करता है कि क्या आप लगातार एक्टिव होकर बुक के साथ जुड़ रहे हैं या नहीं। आप जितना ज्यादा एफर्ट रीडिंग में लगाएंगे, उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा और आप अपने मकसद तक पहुंच पाएंगे। क्या आपने कभी कोई नॉवेल उठा करके सिर्फ उसके पेज पर लिखे हुए शब्द पढ़े हैं? इसे जरा उस समय से कंपेयर कीजिए जब आप ऑथर की बताई गई हर चीज को अपने माइंड में इमेजिन कर रहे थे। ये दोनों एक्सपीरियंस काफी अलग होते हैं, और इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि आप पढ़ने में कितना एफर्ट डाल रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे से रीड कर रहे हैं या नहीं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक किताब को पढ़ने में कितना एफर्ट लगा रहे हैं? इस जगह पर हमें रीडिंग के 4 लेवल्स की जरूरत पड़ती है, और इन्हें डिफिकल्टी के हिसाब से रैंक किया जाता है। इसलिए इन्हें कैटेगरी नहीं बल्कि लेवल का नाम दिया गया है। सबसे पहला लेवल होता है एलिमेंट्री रीडिंग। ये वो लेवल है जब आप पढ़ना सीख रहे होते हैं। आप सीखते हैं कि किस तरह शब्दों को जोड़कर सेंटेंस बनाए जाते हैं। एलिमेंट्री रीडिंग वो लेवल है जिस पर प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं। जैसे कि आपकी टीचर ने एक पेज पर कुछ शब्द लिखे हैं, आप सबसे पहले अलग अलग साउंड्स को जोड़कर उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर पेपर पर लिखे गए शब्द द कैट सैट ऑन द हैट यानी बिल्ली टोपी पर बैठी है, तो आप इन्हें तेज आवाज में पढ़ रहे हैं। अभी आप उस लेवल पर नहीं है कि आप इसे पढ़कर एक बिल्ली को टोपी पर बैठा हुआ इमेजिन कर लेंगे। यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। आप सिर्फ अपने सामने दिख रहे शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वो सवाल है कि ये सेंटेंस आखिर कहना क्या चाहता है। एलिमेंट्री रीडिंग के बारे में ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं और बिल्कुल एक बच्चे की तरह आप किसी अलग लैंग्वेज में नए शब्दों को बोलना सीख रहे हैं, क्योंकि अभी आप उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर आप उन शब्दों का मतलब समझ सके। दूसरा लेवल होता है इंस्पेक्शनल रीडिंग। इंस्पेक्शनल रीडिंग थोड़ी यूनिक होती है क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करती है।
जैसे कि आपको क्लास में एक रीडिंग असाइनमेंट दे दी जाए जिसमें आपको द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1 महीने के अंदर पढ़ना पूरा करना होगा। यहाँ पर आपका मकसद है उसे 1 महीने में पढ़ कर के जितना भी आपको समझ आए उतना समझने की कोशिश करना। तो इंस्पेक्शनल रीडिंग को प्री रीडिंग या फिर स्कीमिंग भी कहते हैं। सोचिए कि आप एक बुक स्टॉल पर है और आप जिस बुक को खरीदने की सोच रहे हैं वो थोड़ी महंगी है, लेकिन आप उसका टाइटल पढ़कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। आप बिना उसे खरीदे और पूरी पढ़े उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। इससे आप पता लगाना चाहते हैं कि क्या इस पर इतने पैसे लगाना समझदारी होगी या नहीं। इंस्पेक्शनल रीडिंग में आपका मकसद होता है कि आप एक बुक के बारे में सरफेस लेवल पर जितना जान सके उतना जान ले। यहाँ पर आप जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वो है, ये बुक है किस बारे में। इसमें आप समझना चाहते हैं कि बुक किस बारे में है, जिसके लिए आपको उसके पार्ट्स और स्ट्रक्चर को जानना होगा। तीसरे लेवल को एनालिटिकल रीडिंग कहा जाता है। ये इंस्पेक्शनल रीडिंग से थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ तक आते आते आप एक अच्छे रीडर बन चुके होते हैं। आप इसे इंस्पेक्शनल रीडिंग ही समझ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी इंस्पेक्शनल रीडिंग है जिसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। आप एक बुक में से कुछ सीखने के लिए या समझने के लिए जितना मर्जी समय ले सकते हैं। आप उस बुक में लिखी हर चीज को अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। जब आप इस लेवल पर रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप खुद से काफी तरह के सवाल पूछते हैं कि आप किस बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेवल पर आपका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना। एनालिटिकल रीडिंग का मतलब होता है कि आप हमेशा एक्टिव रीडिंग करते हैं। आप हमेशा ध्यान दे रहे होते हैं और लगातार बुक से जुड़े रहते हैं। जब आप फन के लिए या इंफॉर्मेशन पता करने के लिए कुछ पढ़ रहे होते हैं तब आप इस लेवल का इस्तेमाल नहीं करते। ये लेवल सबसे ज्यादा इफेक्टिव तभी होता है जब आप किसी टॉपिक या लेसन को गहराई से पढ़ना चाहते हैं। चौथे लेवल को सिंटॉपिकल रीडिंग कहते हैं। ये रीडिंग का सबसे अच्छा चैलेंजिंग लेवल होता है। सिंटॉपिकल का मतलब है कि आप सब कुछ अच्छे से देख पा रहे हैं। आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और वो किसी दूसरी चीज से कैसे जुड़ी हुई है इस बारे में भी सोच पा रहे हैं। जब आप इस तरह की रीडिंग करते हैं तो आप जो बुक पढ़ रहे होते हैं उसे उसी के जैसी दूसरी बुक से कंपेयर भी करते हैं। जैसे कि सोचिए आप बिल्लियों के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। सिंटॉपिकल रीडिंग में आप ये नहीं सोचते कि आपको बिल्लियों के बारे में सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है। इसके बजाय आप अलग अलग बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप बिल्लियों के अलग अलग ब्रीड्स और स्पीशीज के बारे में जानते हैं। साथ ही हो सकता है आप पालतू बिल्लियों की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं और फिर आप उन्हें जंगली बिल्लियों से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा असली मकसद होता है किसी भी टॉपिक के बारे में खुले दिमाग से सोचना और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जानना। यही एक कारण है जो कि सिंटॉपिकल रीडिंग को बाकी लेवल से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट की जरूरत होती है और ये एक बहुत ही हाईली एक्टिव रीडिंग होती है। इसी के साथ अब आगे बढ़ने का टाइम हो गया है इस जर्नी में और अब जानते हैं हाउ टू बी अ डिमांडिंग रीडर, यानी कि क्या आप रात को सोने के लिए पढ़ने की टेक्निक यूज करते हैं। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो आप एक्टिव रीडिंग नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आपका मकसद होना चाहिए कि आपको कुछ नया जानने को मिले, जिसका मतलब है उस बुक को अपना पूरा अटेंशन देना। अगर आप किसी बुक को एक्टिवली पढ़ रहे होंगे तो उसे पढ़ते समय आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। ऑथर एडलर ने इसे 2 तरह की रीडिंग में बांटा है, एक प्रॉफिट रीडिंग और दूसरा प्लेजर रीडिंग। प्रॉफिट रीडिंग वो होती है जब आप किसी बुक से कुछ ना कुछ जानकारी लेने के लिए उसे एक्टिवली पढ़ते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आप एक बुक को एक्टिवली रीड कर रहे हैं या नहीं? इसका जवाब बहुत ही आसान है। इसका पता आप बुक पढ़ते पढ़ते खुद से सवाल पूछकर लगा सकते हैं। ये ऐसे सवाल होने चाहिए जिनका जवाब बुक में ना हो, बल्कि इनका जवाब आपको किताब को पढ़ते हुए खुद से देना होगा। किसी बुक से कुछ पाने के लिए आपको खुद से कैसे सवाल पूछने चाहिए? आप इन 4 सवालों से शुरुआत कर सकते हैं। पहला सवाल है कि वो बुक किस बारे में है। बुक्स को एक तरीके में स्ट्रक्चर किया जाता है। अब ये पता लगाने की कोशिश करें कि उस बुक की सेंट्रल थीम यानी मेन आइडिया क्या है और ऑथर उस थीम को पूरी बुक में किस तरह से दिखा रहे हैं। दूसरा, उस बुक में डिटेल में क्या समझाया जा रहा है और उसे किस तरह एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑथर के द्वारा बताई जा रही चीज को अच्छे से जानने की कोशिश करें
ऑथर क्या कारण देकर किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कारण को समझने की कोशिश करें कि असल में वो बुक का मैसेज क्या देना चाहता है। तीसरा सवाल, क्या ये बुक पूरी तरह से सही है या फिर इसके अंदर सिर्फ कुछ हिस्सा सही है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको पहले दोनों सवालों के जवाब पता होने चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उस बुक में समझाया क्या जा रहा है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये बुक आपके लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले चीजों को जानिए, फिर समझिए और तब जाकर उसको जज करें। इसका फैसला आप ही को करना है कि आप किस बुक के बारे में क्या सोचते हैं। ये उसके ऑथर का नहीं बल्कि रीडर का काम होता है। चौथा सवाल, अब आपको इस जानकारी का करना क्या है? ये सवाल सभी सवालों को मिलकर के बना है। अगर आपने किसी बुक से कुछ सीखा है तो उससे आपका क्या फायदा हुआ? आपकी जिंदगी पर उसका क्या असर होगा? क्या कुछ ऐसी चीजें थी जिसका जवाब उस बुक में भी नहीं था? अगर हाँ, तो वो कौन सी चीजें थीं? जब आप एलिमेंट्री लेवल से आगे बढ़कर कोई बुक रीड कर रहे होते हैं तो आप सवाल पूछते हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप बुक के दौरान उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से आप एक डिमांडिंग रीडर बनते हैं। यही सवाल जवाब आपको बाकी के आम रीडर से अलग बनाता है, क्योंकि आम रीडर्स कुछ सीखना नहीं चाहते, वो कोई सवाल नहीं पूछते, इसलिए उन्हें अपने सवालों का कभी भी जवाब नहीं मिलता। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर के दोनों सवाल एनालिटिकल और सिंटॉपिकल रीडिंग के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। यही सवाल आपको चीजों को गहराई से सोचने में मदद करते हैं। एक डिमांडिंग रीडर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप ये सवाल जरूर पूछें। जवाब के प्रोसेस को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है एनिटेशन, दूसरे शब्दों में अपनी बुक में लिखना। अगर आप अब तक ऐसा नहीं करते थे तो शायद आपको ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन क्योंकि उस बुक को आपने अपने पैसों से खरीदा है, इसलिए वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो अब आपका एक हिस्सा है और आप उसका इस्तेमाल किसी भी तरह कर सकते हैं। जब आप एक्टिव रीडिंग करते हैं तो आप सोच रहे होते हैं। सोचने के प्रोसेस में आप मन ही मन कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को और ज्यादा अच्छा और क्लियर बनाने के लिए आप राइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनोटेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्जिन में लिख सकते हैं या फिर डूडल भी कर सकते हैं। डूडल यानी लाइन खींचना या कुछ ड्रॉ करना। आप शब्दों को या फिर पूरी लाइन को भी सर्कल कर सकते हैं। यहाँ मायने ये रखता है कि आप उन चीजों को कहीं भी लिखिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जो आप सोच रहे हैं उनके नोट्स बनाइए। इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आप रीडिंग की इन नई स्किल्स को सीख रहे होंगे तो आपको खुद के साथ पेशेंट रहना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। जैसे जैसे आप इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप डिमांडिंग रीडर बनते जाएंगे और समय के साथ आपके लिए ये सब करना आसान होता जाएगा। और अब अगले चैप्टर में जानते हैं क्रिटिसाइजिंग अ बुक फेयरली, यानी कि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आप एक एक्टिव बातचीत करते हैं। आप ऑथर के बताए हुए मैसेज, आर्ग्यूमेंट और ओपिनियन के साथ जुड़ रहे होते हैं। आप खुद से सवाल पूछ रहे होते हैं और अपनी खुद की राय और ओपिनियन भी बना रहे होते हैं। अब बात उन्हीं 4 सवालों की आती है जो आप एक्टिव रीडिंग करते हुए पूछते हैं, जिनमें से यहाँ इस्तेमाल होता है आखिरी सवाल। ये वही सवाल है जिससे कि आपकी मेमोरी रिफ्रेश होती है। अगर आपने किसी बुक से कुछ सीखा है तो उससे आपको क्या फायदा होगा? उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा? क्या कोई ऐसी चीज है जिसका जवाब आपको उस बुक में नहीं मिला? अगर हाँ, तो वो क्या चीजें हैं? ये एक बुक को पढ़ने के बाद जजमेंट बनाने में मदद करता है और यही हर डिमांडिंग रीडर करता है। वो सिर्फ ऑथर की बताई हुई चीज को समझकर वहीं पर रुक नहीं जाता, बल्कि डिमांडिंग रीडर अपने खुद के ओपिनियन बनाता है। दूसरे शब्दों में आप एक बुक को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और इस तरह ही आप उस बुक का अच्छे से फायदा उठा पाते हैं। किसी बुक को क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में एक गलत ओपिनियन दे रहे हैं या उसकी बुराई कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी होता है। जब आप किसी बुक को क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका मतलब होता है आप कुछ नया सीख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद तब होता है जब आप कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जिससे आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं या जो आपके ख्यालों से थोड़ा अलग होता है। एक बुक को क्रिटिसाइज करना आपको टीचेबिलिटी सिखाता है। टीचेबिलिटी का मतलब है कि आप दूसरों के नजरिए को भी समझने के लिए तैयार है या किसी चीज को दूसरे नजरिए से देखना।
आप सिर्फ एक ही नजरिए से पूरी दुनिया को नहीं देखते। एक टीचेबल दिमाग अपने खुद के ओपिनियन बना सकता है। जब भी आप किसी बुक को क्रिटिसाइज करते हैं तो 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहला, किसी भी चीज को जज ना करें। इसका मतलब है कि आपको एक्टिव रीडर बनना पड़ेगा और आपको ऑथर की कही गई बात को समझने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। याद रखिए, आप बिना किसी चीज को जाने उसे समझ नहीं सकते और बिना किसी चीज को समझे आपको उसे जज नहीं करना चाहिए। जज करना छोड़ देना क्रिटिसिज्म का ही एक तरीका है। इसमें आप पेशेंट रहना सीखते हैं। आप अपना ओपिनियन बनाने से पहले और ज्यादा इंफॉर्मेशन और प्रूफ का इंतजार करते हैं। दूसरा झगड़ा, असहमति या अपनी ओपिनियन को अवॉइड करना। अगर आप किसी बुक से सहमत नहीं है तो ध्यान रखें कि उसके पीछे आपका कारण सही होना चाहिए। सिर्फ दूसरों को गलत साबित करने के लिए या फिर लड़ाई करने के लिए डिसअग्री करना गलत है। अगर आप किसी बुक को अकेले पढ़ रहे हैं तो आप अपने जजमेंट को कुछ हद तक सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि उस समय आप दूसरों के साथ एंगेज नहीं कर रहे होते। लेकिन सिर्फ कोई बहस जीतने के लिए किसी और के ओपिनियन के साथ डिसएग्री करना सही नहीं है। तीसरी चीज, आपको डिसएग्री करने के लिए एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये इंसान का स्वभाव होता है कि वो दूसरों की राय से सहमत नहीं होता। लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ लड़ाई से बचने के लिए आप अग्री कर सकते हैं। जैसे कि सोचिए कि आप और एक और शख्स एक बुक पर दिए गए क्रिटिसिज्म पर एग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश किए बिना बस बहस करने मत लग जाइए। ऐसा हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट के बाद आप किसी समझौते पर पहुंच जाए। इसलिए हमेशा नॉलेज और पर्सनल ओपिनियन के बीच के फर्क का सम्मान करना चाहिए। कभी कभार हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपसे ज्यादा जानता हो। ये भी तो हो सकता है कि उस बुक के ऑथर को आपसे ज्यादा पता हो सकता है कि यही आपकी डिसएग्रीमेंट का कारण भी हो, क्योंकि नॉलेज एक ओपिनियन है जो सबूत के आधार पर बना होता है, और ओपिनियन यानी राय को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। वो सिर्फ एक तरह का जजमेंट या विचार होता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं एग्जैक्टली इस समरी के कंक्लूजन पर। तो हमने इस बुक में क्या कुछ सीखा, हमें किताब कैसे पढ़नी है जिससे बहुत सारा फायदा भी हो और हमें फील भी आए। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इसमें आपने सीखा कि किस तरह आप एक बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपने एक्टिव रीडिंग और बुक के साथ कैसे लगातार जुड़े रहना है, इस बारे में भी जाना। आप किस मकसद के साथ कोई बुक पढ़ते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट या फिर कुछ नया सीखने की चाह। तो आपका मकसद चाहे जो भी हो, पर आप उस बुक में से कुछ नया सीखने या जानने के लिए ही उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने रीडिंग के लेवल्स के बारे में सीखा। रीडिंग के 4 लेवल है: एलिमेंट्री, इंस्पेक्शनल, एनालिटिकल और सिंटॉपिकल रीडिंग। एलिमेंट्री रीडिंग का मतलब है लिखे हुए सेंटेंस को समझना कि वो क्या कह रहा है। इसमें आप सिर्फ शब्दों को इकट्ठा जोड़ रहे होते हैं। इंस्पेक्शनल रीडिंग में आप लिमिटेड समय में ये जानने की कोशिश करते हैं कि बुक किस बारे में है। एनालिटिकल रीडिंग में भी बुक को समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें समय की पाबंदी नहीं होती। इस लेवल में आप एक बुक से जितना चाहे उतना सीख सकते हैं। सिंटॉपिकल रीडिंग सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप बुक को जानते भी हैं और समझते भी हैं। साथ ही आप एक बुक को उसके जैसी मिलती जुलती बाकी बुक से कंपेयर भी करते हैं, और इससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि आप एक डिमांडिंग रीडर कैसे बन सकते हैं। एक डिमांडिंग रीडर बनने के काफी सारे फायदे हैं। आपने सीखा कि कैसे आप एक बुक के साथ एक्टिव होकर के जुड़ सकते हैं, जिसे हम खुद से सवाल पूछना कहते हैं। पढ़ने के दौरान आप इन्हीं सवालों का जवाब भी ढूंढते हैं। इस चीज से आप ऑथर की बताई गई चीज को ज्यादा गहराई से सोचते हैं। आपने ये भी सीखा कि नोट्स बनाना और राइटिंग से आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि किस तरह किसी बुक को अच्छे से क्रिटिसाइज किया जा सकता है। एक डिमांडिंग रीडर होने के नाते आपको एक बुक को क्रिटिसाइज करना आना चाहिए। इसमें आपका मकसद सिर्फ चीजें जानने और समझने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको उस बुक के बारे में अपना ओपिनियन और जजमेंट भी बनाना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उस बुक से आपको क्या फायदा हो रहा है। एक बुक को क्रिटिसाइज करने के लिए जरूरी है कि आप में पेशेंस हो। आप तुरंत किसी चीज को जज ना करते हो और दूसरों की अलग राय का सम्मान करते हो सकता है कि जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए ये सब कुछ याद रखना मुश्किल हो जाए। ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपको इनकी प्रैक्टिस करने में ज्यादा समय लग रहा हो और आपको शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन कभी हार मत मानिएगा,
क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे। आप जितना ज्यादा एक्टिव होकर के पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने बेहतर होते चले जाएंगे। साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि समय के साथ आप एक बुक से ज्यादा चीजें समझ पा रहे हैं। आप उस बुक को फिर से बेहतर तरह से एंजॉय भी करेंगे। आप ज्यादा चीजें भी सीखेंगे और फिर आखिर में जब आपके सामने जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, तब आप उनका सामना करने के लिए आपके पास ज्यादा नॉलेज और समझ होगी। आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे। और इसी लाइन के साथ समरी की जर्नी तो यही कंप्लीट होती है। और हमारी जो जर्नी है ढेर सारी किताबें पढ़ने की, वो यहाँ से थोड़ी आगे और शुरू होती है। उसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी होगी जो हमें इस समरी ने बताई। तो कैसी लगी ये समरी, कौन सी चीज आप ऐड करने वाले हैं, ऑलरेडी कौन सी करते थे, पूरा रिव्यू आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके। और साथ ही साथ आगे कौन सी समरी है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, जो आपकी ग्रोथ में आपको बहुत सारा फायदा दे, तो उसका नाम लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस समरी पर काम करने की। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगली समरी में, अगली कहानियों के साथ, बहुत सारी नई नवेली बातों के साथ। तब तक के लिए आपको करने हैं 3 काम। अपनी फैमिली का रखिए बहुत सारा ध्यान, साथ ही साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।